मैंने नहीं देखा, ना पढ़ा है, ना सुना है कि कोई साबिक DGIS है कि वाइफ को मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ या कोई कर रहा हूँ। मैं इसका माफ़ मतलब है आपने करूँगी माफ़ आपको। नहीं किया अभी, राइट? देखिए ये मेरा और मेरे देखिए ये तो एक पर्सनल बात है ना, मैं ना भी माफ़ करूँ तो उन्हें फ़िलहाल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। उन्होंने मुझे जो है ख़ासा हिरासा किया, हिरासा इन द सेंस कि 1 मिनट में कोई जो है 200-300 कॉलें, धमकियाँ, गालियाँ। ज़ाती ज़िंदगी क्यों ऐसी आपको दिलचस्प लगती है कि किसी की अगर कोई बात आपकी चाहे वो सच हो ना हो, आप उनकी इज़्ज़त तार-तार कर दें, क्यों? हालात और वाक़यात कई दफ़ा ऐसे हो जाते हैं कि वो खुद ही चीज़ें आपके गले पड़ जाती हैं, आपकी झोली में आ गिरती हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इज़ अराउंड 39 ईयर ओल्ड नाउ, आई थिंक 38, 39। शादी कब होगी? देखिए शादी इतना बड़ा इश्यू क्यों है? मुझे ये समझ नहीं आती। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अभी आपको मालूम है इम्पोर्टेंट टॉक्स थी। हमारे सदर इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे उन्हीं दिनों। मेरी अभी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ से ज़रदारी साहब की सोच शुरू होती है। सिंध गवर्नमेंट बेहतर डिलीवर कर रही है या मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत बेहतर डिलीवर कर रही है? उनका अपना तरीका है, वो तरीका ज़्यादा सोशल मीडिया पे फोकस्ड है। एक वक्त आएगा कि जो बाबरी मस्जिद है उसकी ईंट जो है वो पिंडी का एक आम सिपाही रखेगा और उसमें अजान हमारी फ़ौज के सिपह सलार देंगे, पहली अजान। तो मुज़ामती किरदार मैं अच्छा कर सकती हूँ, बाकी चापलूसी का किरदार मैं नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और पॉडकास्ट के साथ हम टीवी में मैं जाहिद गिशकोरी। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिनका एक ख़ासा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और वो पार्लियामान में बेहतरीन तकारीर करती हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, और परहैप्स वो उन ख़वातीन में से एक एक्टिव मेंबर पार्लियामेंट हैं जो लाउडली आउटस्पोकन है, काफ़ी इश्यूज़ पे बात करती हैं। ये नहीं देखती कि उनकी ये अपनी लीडरशिप है या कोई और सियासी जमात के रहनुमा हैं। तो मैं तारुफ़ करवाता हूँ सेनेटर पलवश खान का। मैडम, आप तशरीफ़ लाई हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जिस पलवश खान को जानता हूँ एज ए रिपोर्टर, और मुझे याद है कि ये 15 साल से ज़ायद हो गए हैं, आपको मैं वजारत ख़ारजा में मिला था और आप एक यंग पार्लियामेंटेरियन के तौर पर पार्लियामानी अमूर की सेक्रेटरी थी उस वक्त, जी। नेशनल असम्बली के प्लेटफॉर्म से। वो पलवशा खान और आज की पलवशा खान में क्या फ़र्क है? एक्सपीरियंस का फ़र्क है, तजुर्बे का फ़र्क है। 15 साल आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। जैसे तब आप भी एक अप एंड कमिंग रिपोर्टर थे, आज आप भी इस फील्ड में मंच गए हैं, तो इसी तरह हमने भी कुछ सीखा है। और उस वक़्त के जज़्बात और थे। आज 15 साल बाद रियलिटीज़ हमें बहुत कुछ सिखा चुकी हैं। तो लिहाज़ा तजर्बा, थोड़ा बहुत ठहराव और उसके अलावा समझ आती है कि हालात इस मुल्क में, जो एक सबक हमने सीखा है, एक से नहीं रहते। वैसे तो कहीं भी नहीं रहते, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हालात एक से नहीं रहते और किसी वक़्त भी कुछ भी हो सकता है। तो लिहाज़ा मुझे तो ऐसे लगता है कि जब इक़्तिदार हो तो इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि ये हमेशा के लिए नहीं है। मैडम, आप को ज़ाहिर है, मैं वैसे 20 साल के करीब तकरीबन मेरा आपसे एक ताल्लुक़ है, प्रोफेशनली मिलना होता है पार्लियामेंट में ज़्यादातर। शायद बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के मौजूदा सदर ज़रदारी के करीब हैं सियासी तौर पर। आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने सियासत सीखी है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया एज़ अ रिपोर्टर, वो आसिफ़ अली ज़रदारी से, या शुरुआत शायद जब बीबी साहबा से आपने सीखी है। आप बहुत करीब हैं, उनकी सियासत को समझती हैं, चीज़ें देखती हैं और कॉन्टेक्ट में रहती हैं, पार्टी की लीडरशिप का हिस्सा हैं। आज जो सिचुएशन है उससे मैं फ़ायदा उठाते हुए वही सीक्वेंस दे के वज़ारत ख़ारजा का मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है एज़ ए रिपोर्टर कि जब जी। पाकिस्तान में एक हिस्ट्री हो रही थी और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद थे पाकिस्तान में, और ये पहली बार ऐसा है हुँ, हुँ। कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जो कि इलेक्टेड हो, जिसने हलफ भी लिया हो, और वो पाकिस्तान में आया, और उस वक्त कोई फ़ौजी डिक्टेटर ना हो पाकिस्तान का सदर। 2011 में हुआ था, वो भी सदर आसिफ ज़रदारी थे। जो बाइडेन, जो कि इलेक्ट हो चुके थे लेकिन उन्होंने हलफ नहीं लिया था, वो पाकिस्तान में आए थे। वो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद थे।
अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अभी आपको मालूम है इम्पोर्टेंट टॉक्स थी। हमारे सदर इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे उन्हीं दिनों। आप बहुत करीब हैं, थोड़ा-सा हमें बताइए कि क्या वो एक इत्तेफाक था या क्या था? देखिए, सबसे पहले गुर्बत तो देखिए मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ और ये है कि मैं उनसे सीखती हूँ, मेरे उस्ताद हैं। और उसके अलावा मेरी पार्टी के लीडर हैं और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जो चंद लोग हैं इस वक़्त जो सियासत के माहिर हैं, जो बर्दाश्त की सियासत का जिन्होंने दाग बेल डाली है वो उसके जो हैं अलमबरदार हैं। तो लिहाज़ा मैं उनसे सीखती हूँ और बहुत सी बातें जो मैंने सीखी और जो मुझ में तब्दीली आई है वो उनको देखकर और उनकी जो हिदायत हैं उनको फ़ॉलो करने से आई है। लेकिन बहरहाल मैं आपने मुझे जो बाइडेन का याद कराया, मुझे शायद ये ख़ुद याद नहीं था कि वो 2011 में आए थे। ख़ासी पुरानी बात हो गई। लेकिन मैं आपको ये याद कराऊँ कि 2013 में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन आखिरी दिनों में सदर आसिफ ज़रदारी गए थे ईरान और वहाँ उन्होंने उसको जहाँ बॉर्डर पे वो पाकिस्तान में एंटर हुई थी वहाँ उसका इफ्तिताह किया था। जी। वो दिन और आज का दिन वो पाइपलाइन नहीं बनी, लेकिन जो बना वो हमारे लिए मुश्किलात का पहाड़ था एनर्जी इश्यूज़ पर। हमारी आज गैस के जो बिल हैं जो आपको मुझे और एक आम आदमी को आते हैं वो ऐसे नहीं हैं, जो कि शायद चंद ही ऐसे मुल्क हों जहां आम आदमी को ऐसे बोझ तले दबाया गया हो। इसके अलावा आप याद कीजिए कि इस मुल्क की सियासत में ऐसे बहुत से मुकाम आए हैं जिसमें एक दफ़ा ताहिरुल कादरी साहब का इस्लामाबाद आना था। तब भी हुकूमत जो थी वो पीएमएलएन की थी और आपको याद होगा उस वक़्त भी जनाब आसिफ अली ज़रदारी जो थे वो लाहौर लैंड किए थे और सीधा जाती उमरा गए थे और उधर उन्होंने जो लीडरान हैं मुस्लिम लीग नून के मियाँ साहिबान को उनसे मशवरा किया था और उन्होंने तजवीज़ दी थी कि वो ज़रा हौसला रखें। इससे पहले आप थोड़ा सा और पीछे हिस्ट्री में जाएं। 2007 में जब मोहतरमा की शहादत हुई, मोहतरमा शहीद हुई और उसके बाद एक कोहराम मच गया इस मुल्क में और चूँकि अफेक्टेड पार्टी तो सदर आसिफ अली ज़रदारी थे और आपको याद होगा कि उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आने वाले इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया था। ये जनाब आसिफ अली ज़रदारी थे जिन्होंने उन्हें भी इस बात पे कन्विंस किया कि नहीं, हमें इसका बॉयकॉट नहीं करना, हमें लड़ना है। और उसके बाद आपने देखा कि मुशर्रफ का जो आउस्टर हुआ, उसको जो निकाला गया, वो उसी के नतीजे में था। लिहाजा लीडर वो है जो दीवार के पार देखने की सलाहियत रखता है। मैं समझती हूँ कि ऐसी सलाहियत हर लीडर में नहीं होती है और ये वो सलाहियत है जो आसिफ अली ज़रदारी साहब में है। हो सकता है अभी भी वो दीवार के पार बहुत कुछ देख रहे हों। इन तमाम चीज़ों का जिसकी बेसिस पे आज पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त मिली है, उसमें एक ख़ासा बड़ा किरदार जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का भी है। आपको याद होगा कि चाइना जब वो सदर थे, तो अगर आप उनके दौरों का आपके पास होगा, एक लिस्ट होगी, तो सबसे ज़्यादा दौरे बतौर सदर उन्होंने चाइना के किए थे, चीन के किए थे। और उस ज़माने में लोग इस बात पर तनकीद करते थे क्योंकि उस ज़माने का मीडिया आपको याद है कितना हॉस्टाइल था और कितना तनकीद हर रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को गिरा के जो है वो घर जाते थे चंद लोग। तो उस ज़माने में उन पर एक बड़ी तनकीद थी कि चीन क्यों जाते हैं, हर थोड़े दिन बाद चीन क्यों जाते हैं। लेकिन उस वक्त किसी को समझ नहीं आती थी। आज आपको समझ आया कि वो चीन क्यों जाते थे। आज वही चीन है जो हमारी पुश्त पर खड़ा रहा। आज वही चीन है जिसने बहुत से मुश्किल मामलात में हमारा साथ दिया। आज वही चीन है जो आज इस खित्ते में भी किसी हद तक जो एक ताकत का तवाज़ुन जो है अपसेट हो रहा था, वहाँ एक किरदार अदा कर रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान और चीन का जो कुर्बत है, इससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसकी दाग बेल डाली और उसके बाद ये सारा सेहरा आसिफ अली ज़रदारी साहब के सर जाता है। तो लिहाजा मेरा इतनी तहमीद बांधने का ये एक मकसद था कि मतलब वो कोई ऐसे सियासतदान कल के आए हुए नहीं है जिन्होंने कोई फ़ोटो सेशन कराना हो। अभी भी वो चीन जा रहे हैं जो सुनने में आ रहा है, तो आप उसके भी समरात देख लेंगे। नहीं, अभी वो नवाब शाह क्यों गए थे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जब जेडी देखिए वो वेंस यहाँ सदर पे पाकिस्तान है, वो कहीं भी जा सकते हैं। नवाब शाह में उनकी अपनी सियासी जो है एक्टिविटीज़ थी, वो गए। उनके कुछ अफसोस थे, उन्होंने करने थे, ताज़ियतें थीं, वो गए।
तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़बरदस्ती किसी जगह अपना सर घुसाएं। उनकी ज़रूरत होगी तो वो सदर पाकिस्तान है, वो हमेशा मौजूद हैं मशवरे के लिए। उनका एक रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल, उससे तो उन्हें किसी ने अलग नहीं किया, ना कोई कर सकता है। लेकिन बहरहाल अब देखिए, इस वक्त तक तो हम और आप रेड जोन के करीब करीब ही बैठे हैं, सड़कें बंद हैं और हम इंतज़ार में हैं कि क्या बनता है। मुझे थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ कि आप लोग कभी बैठे हों, आपको कोई दिलचस्प, कोई ऐसी यूनिक हमारे साथ रिकॉल शेयर करना चाहें कि सरदारी साहब की कभी लाइटर नोट पे आप लोग बैठे हों, कोई बड़ी इंटरेस्टिंग कोई बात हो, ऐसे हमें सुनाइए। कभी कोई वाक़या आपको याद आ जाए जो बड़ा यूनिक सा हो, बहुत से वाक़यात हैं। लाइटर ऐस नोट में हो। ऐसा तो मुझे इस वक़्त तो अगर आप पहले कहते तो मैं याद कर लेती, लेकिन अब इतने वाक़यात हैं, इतने साल हैं कि अक्सर ही हम कभी जब बच्चों के साथ बैठे हों, बिलावल के साथ बैठे जी, हों। वो देखिए चेयरमैन है, उनके साथ बैठते हैं, वरना तो फ़ोन है हमारे हाथों में, फ़ोनों पे भी हम अपनी लीडरशिप से इन टच रहते हैं। लेकिन बहरहाल एक बात ये है कि बहुत से ऐसे मौके हैं, देखिए मैं बहुत जूनियर हूँ, मेरी अभी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ से ज़रदारी साहब की सोच शुरू होती है। लेकिन मुझे याद पड़ता है एक बड़ा अहम मौका था, तो ज़रदारी साहब, कभी-कभी हम जैसे छोटे जो जूनियर्स हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि आपका क्या ख़्याल है? तो वो एक अहम मौका था और इस मुल्क की सियासत का भी अहम मौका था। मुझे याद पड़ता है लाहौर था और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और उनकी बेटी मरियम नवाज़ साहिबा वापस आ रहे थे। तो उस मौके पर उन्होंने किसी से मशवरा कर रहे थे, तो मुझसे उन्होंने एकदम से पूछा आपका क्या ख़्याल है? जो मेरा ख़्याल था मैंने उस वक़्त उन्हें बताया और उन्हें वो बात समझ आई। क्या पूछा था उन्होंने? नहीं मतलब उस वक़्त आपको पता है एक बड़ा माहौल ऐसा गर्म था और उनके ज़ाहिर आने पे उनकी गिरफ़्तारी हुई, तो बस मुझे एग्ज़ैक्ट लफ्ज़ अल्फ़ाज़ याद नहीं, लेकिन उसी के मुतालिक जो है वो ज़ाहिर है पार्टी हमारी एक स्टैंड ले रही थी, तो हम उसके मुतालिक बातचीत कभी करते थे। आप जो पार्टी की डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रही हैं और जी, अभी भी पार्टी हूँ। के अभी भी हैं, काफ़ी यानी कि पार्टी का फेस हैं, रिप्रेजेंट करती हैं आप। बहुत सारी और ख़वातीन भी हैं जो कि बहुत अच्छा पार्टी को लीड करती हैं, उनका केस। आपको कभी थोड़ा-सा याद कर पाएँ हैं कि ज़रदारी साहब दूसरी बार सदर हैं, उन्होंने कभी आपको एज़ ए सदर सदर ऑफ़िस से आपको कॉल आई हो कि प्रेज़िडेंट साहब बात करना चाहते हैं? कोई एक कॉल हमें सुनाइए। देखिए बहुत सी कॉलें बनी सदर हाउस से तो नहीं, वैसे हमारे पास फ़ोन है, हम अपनी लीडरशिप के साथ उस तरह राब्ते में रहते हैं। इसमें तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से साल हो गए, बहुत सी उतार-चढ़ाव, अच्छे वक़्त भी आए, बुरे वक़्त भी आए। तो बातचीत तो बहुत से वक़्त पे रहती है, बातचीत तो देखिए ना रोज़ाना की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो भी लेनी पड़ती हैं। इसी तरह जैसे चेयरमैन से होती है, सदर साहब ज़ाहिर है बड़े हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें हम उनसे बात करते हैं, तो वो तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस पर सदर साहब से बातचीत रहती है। अ, बहुत से मुश्किल मरहले भी थे, ऐसे मरहले भी आए जब हम पे बड़ा क्रैकडाउन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। तो सब याद का आप पे हिस्सा भी है। प्रेशर था कि पार्टी छोड़ दें? नहीं, देखिए मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे पे कभी किसी ने ना दबाव डाला, ना ऐसा प्रेशर आया और ना मैं झूठ बोलूँगी। और कभी किसी पार्टी ने ऑफ़र और ना किया करे, हो? अल्लाह करे, ना ऐसा दिन आए। जी? कभी पार्टी ने ऑफ़र किया हो कि आप पीटीआई में आ देखिए, जाएँ? ऑफ़र ऐसे देखें अगर हम अपने कॉलीग्स के साथ बैठे हैं तो बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन एज़ सच मैं ना पीटीआई के लीडर से को जानती हूँ, मैं ना कभी उनसे आमना-सामना हुआ है, ना मिली हूँ और ना मैं समझती हूँ उनको हमारी ज़रूरत है और ना हमें उनकी है। आप तो ख़वातीन के केसेस भी प्लीड करती हैं, मैं पार्लियामेंट में भी देखता हूँ और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ में पर्टिकुलरली आपकी इवन लड़ाई तक भी हो जाती है क्योंकि वो चीज़ें जो कहनी होती हैं, आप पार्लियामेंट में हमारे सामने हम रिपोर्टर्स बैठे होते हैं, आप कह देती हैं, गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल बैठे होते हैं कि ये तनख्वाहें इतनी क्यों ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं और आप एक पूरी रिसर्च और तहकीक करके आती हैं, शायद अपनी टीम से कंसल्ट करके या नहीं, मेरी कोई टीम है ही नहीं। ये आपको हैरत होगी। मेरे पास कोई रिसर्च टीम नहीं है, तो बस एक ये है, एक मैं हूँ, एक ये है। आपने ये जब अलीम खान का इशू आया, आपने उससे सवाल किया, वो ज़ाहिर है मिनिस्टर हैं, पार्टी के सरबराह भी हैं आईपीपी के।
फॉर द फर्स्ट टाइम कैमरे पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शायद हम रिपीट ही ना कर सकें यहाँ पर। वो आउट ऑफ सडन हुआ, क्या हुआ? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो पब्लिक है, आप देख सकते हैं, वो तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मैं वहाँ मौजूद था। जी, आप थे, तो मैंने तो कुछ महीने पहले, जैसे हम बीइंग पार्लियामेंटेरियन सवाल डालते हैं, क्योंकि पहला आपको पता है पार्लियामेंट का जो घंटा होता है वो सवालों के लिए होता है। बहुत से सवाल डालते हैं, बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ पे डालते हैं। तो इसी तरह का एक सवाल उनकी मिनिस्ट्री पे डाला, एक सड़क जो 11-12 अरब की बनी थी, और उस पर मैंने सवाल किया, और वो 2 ढाई महीने सवाल आपको पता है लग जाते हैं जवाब आने में। जो उसका जवाब मुझे मौसूल नहीं हुआ, तो हमारी जो चेयरमैन परवेज़ रशीद साहब हैं, मैंने उनको कहा कि रोटा डे पे जवाब नहीं आया, तो आप इसको एजेंडा का हिस्सा बना लें। उन्होंने उसको एजेंडा का हिस्सा बना लिया, और जो कि उस वक्त मुझे याद भी नहीं था कि ये मेरा एजेंडा है। और उस दिन जुम्मे का दिन था, और अगर 5 मिनट वो मुझसे बातचीत ना करती तो मैं वॉक पे जा रही थी। लेकिन उनको ऐसे लगा कि उसके पीछे कोई साजिश है। तो आप वहीं बैठे थे, मैंने तो उस दिन कोई सवाल भी नहीं किया, बात भी नहीं की, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जो उनको बुरी लगी कि नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं जो भी तनख्वाह लेती हूँ थोड़ी या बहुत, वो इसी काम की लेती हूँ। और ये मेरे फ़राइज़ का एक बड़ा हिस्सा है, और ये मेरा बुनियादी हक़ है। इस पे कोई भी ख़ान हो, चौधरी हो, सेठ हो, मैं उनसे ना डरती हूँ, और ना कोई मुझे ये कह सकता है कि आप ये सवाल जो है नहीं कर सकती, और ना हमारा उनसे कोई ऐसा इंटरेस्ट है। जिन भी कमेटीज़ की मैं मेंबर हूँ, हार्डली कभी भी मैं उस कमेटी के किसी मिनिस्टर की मिनिस्ट्री की बिल्डिंग में गई होंगी। लिहाजा मुझे, जब मेरा कोई आई हैव नथिंग टू हाइड, तो मैं सवाल क्यों ना करूँ। सवाल ये है कि मैं सवाल क्यों ना करूँ, आप जवाब दे दें। मेरा हक है सवाल करने का, आपका हक है जवाब देने का। आपको जवाब मिला फिर? ना, आप बैठे थे, उन्होंने एक नक्शा खोल के दिखाया, वो जो नक्शा जो था वो उस वक्त भी मुझे याद नहीं था कि ये मेरा एजेंडा है। लेकिन फिर वो जवाब से खुद ही उन्होंने अपना खुद ही उस मामले को इतना उस वक़्त उछाल दिया। तो जवाब तो किसी चीज़ का एज़ सच कोई मिलता नहीं, लेकिन हक़ाइक़ सामने होते हैं, तो जवाब लोगों ने एक्स किया होगा। अपोलोजाइज़ किया फिर उन्होंने आपको? जी, उस वक़्त मेरी पार्टी ने बड़ा स्टैंड लिया, सदर साहब ने बड़ा स्टैंड लिया। फिर वो आपने देखा होगा, आए और उन्होंने पार्लियामेंट में अपोलोजाइज़ किया। तो आपने माफ़ कर दिया। नहीं, ये तो मेरी सवाबदीद है, मैं इसका मतलब माफ़ है करूँगी आपने माफ़ उनको। नहीं किया अभी, राइट? देखिए, ये मेरा और मेरे, देखिए ये तो एक पर्सनल बात है ना, मैं ना भी माफ़ करूँ तो उन्हें फ़िलहाल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, किसी को भी नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं माफ़ करते, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम माफ़ कर देते हैं। मेरी माफ़ी से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? ऑब्वियसली इससे ये ज़ाहिर होता है कि आपका अभी वो मौजूद है, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे वो इतना ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यू नहीं है कि उनके ऊपर हम मज़ीद इस आपके मैं इतने अच्छे इसलिए पॉडकास्ट का टाइम इस मैं वेस्ट आगे करें। इसलिए बढ़ रहा हूँ कि काफ़ी मेंबर पार्लियामान हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत सारी चीज़ों में। जी, ये मैंने एज़ ए रिपोर्टर भी ऑब्ज़र्व किया है कि उनके पास पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, वो चेयरपर्सन भी हैं या मेंबर हैं, और सम टाइम उनके अपने बिज़नेस से रिलेटेड भी एजेंडा का हिस्सा होती हैं जी। चीज़ें। आई डोंट वांट टू नेम देम, बट आपको बेहतर पता है, और आप ही शायद उन रेयर ब्रीड में से एक हैं कि जो सवाल उठा देती हैं। देखिए, आपने इसी तरह का क्वेश्चन आईटी मिनिस्ट्री में भी मैं उठाया हुआ आपको है। सच बताऊं, सच ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट से बहुत दूर रहूँ। वो इसलिए कि जब आप किसी से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, बहस में आ जाते हैं, ज़ाहिर है अगले को भी गुस्सा चढ़ता होगा, लेकिन आपकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब होती। तो मेरा ये एक तरीका है कि इस किस्म की कंट्रोवर्सी से और इस किस्म के मामलात से बचा जाए। लेकिन अब कोई ओढ़ ओढ़ के मेरे गले पड़े झगड़ा, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनकी तरफ आप इशारा करें वो मेरे इल्म में नहीं थी। मैं अगर आपसे एक आम सवाल कर लूँ कि ज़ाहिद, इसमें मैं एक आम सवाल डालूँ कि मसलन इस बिल्डिंग के मालिकान में कौन-कौन है, उसमें आपका नाम निकल आए, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि वो मेरे इल्म में नहीं था। तो लिहाजा ठीक है, मैं ये भी नहीं समझती कोई गलत करता है, कोई सही करता है। हमने सवाल करना हमारा हक़ है, जवाब देना उनका जस्टिफ़िकेशन देना, जवाब देना दूसरी पार्टी का हक़ है। तो अगर वो जस्टिफाइड हैं तो व्हाई नॉट? इसमें मुझे किसी
किसी चीज़ को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं भी ऐसी जगह पे हूँ, कोई ऑफ़िस ऑफ प्रॉफ़िट हो मेरे पास, तो अगर मुझे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने वहाँ लगाया है, तो मैं उसको ऑन करूँगी। मैं क्यों उससे छुपूँ? मैं कोई अगर ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे मुझे कोई शर्मिंदगी है, तो मैं उसे बिल्कुल ऑन करूँगी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत सी चीज़ें, आप मेरा यकीन करें, ऐसी हैं जो मुझे भी खुद भी नहीं पता कि उसमें किस-किस पर्दानशीन का क्या-क्या रोल है। चूँकि अब ऐसी हालात और वाक़यात कई दफ़ा ऐसे हो जाते हैं कि वो खुद ही चीज़ें आपके गले पड़ जाती हैं, आपकी झोली में आ गिरती हैं। तो वो बस वैसी कभी एक कमेटी इम्पोर्टेंट हो जाती है, कभी कोई और मिनिस्ट्री इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसकी कमेटी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो गुज़िश्ता चंद सालों से ये जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस मुल्क में आपने देखा बहुत ख़बरों में रही। कभी वीपीएन बंद हो रहे हैं, कभी कुछ और हो रहा है, कभी ट्विटर बंद हो रहा है, तो ज़ाहिर है अब मेरी ज़िम्मेदारी है मैं उन चीज़ों को उठाऊँ। कभी हैकिंग हो रही है, आपने देखा हमारे टीवी चैनल्स हैक हुए, फिर एक साइबर एक वॉरफेयर एक अलग ही चीज़ है, बहुत सी चीज़ें मैंने भी सीखी। तो अब ये एक ऐसी डोमेन बन गई है कि ये सिर्फ छोटी मोटी बातों से बढ़ के बहुत बड़ा एरिना को कवर करती है। तो फिर मैं ज़ाहिर है मैंने जब अपना एजेंडा बनाना होता है, तो उसमें ऐसी चीज़ें हों जो लोग जिसका जवाब चाहते हैं, जो इस मुल्क के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि वी आर अ वॉच डॉग। हम लोग जो है वी स्टैंड ओवर द मिनिस्ट्री। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि हम मिनिस्ट्री के ज़ेरे मातहत तो हम नहीं हैं, तो लिहाजा हमारा काम है जस्टिफाई करना, मिनिस्ट्री से सवाल करना। उनका काम है हमें जवाब देना। लेकिन सवाल ठीक है, आपका काम है करना, ऑफ कोर्स आप पब्लिक ऑफिस भी होल्ड करती हैं, आपको रिस्पांस देना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने वो हैकिंग की बात की, आईटी के इश्यूज़ पर आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करती हैं कि बहुत सारी मेंबर पार्लियामान हैं जिनके इंटरेस्ट हैं इसमें, बोर्ड मेंबर्स भी होते हैं, फिर दूसरी कमेटी में भी आ जाते हैं जिससे उनको पैसे मिलते हैं। ये तो आपने खुद नाम लेके वहाँ पर बताया है। मैं इसी से, आपका फ़ोन भी हैक हो गया था एक दफ़ा, इंडियन ने किया था। नहीं देखें, पहली बात है मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो कुछ पब्लिक इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उसमें ठीक है लोग हैं जस्टिफाइड हैं, उनको अगर किसी को वज़ीर आज़म नॉमिनेट करता है ठीक है जस्टिफाइड है, देयर इज़ नथिंग टू हाइड, वो अपनी आप बात करें। सेनेटर अनुशा रहमान की बात कर रही हैं, आप थोड़ा खुल के बात करें। नहीं देखिए, मैं किसी सेनेटर की, वो मेरी कॉलीग हैं, कोई भी सेने और भी बहुत से लोग हैं जो बहुत से बोर्ड्स हैं इस मुल्क में, तो अगर वो चाहे, अगर इस बात में कोई बुराई नहीं है तो ठीक है, हर मेंबर को हक है किसी न किसी बोर्ड में होने का। इसके अलावा बहुत से सेक्रेटरी साहिबान हैं, वो बोर्ड्स के मेंबर्स हैं, जी। सिर्फ मेंबर पार्लियामान नहीं है। तो लिहाजा बात यह है कि अभी तो सिविल कॉम्पिटेंट, सर्विस नए रूल्स आ गए हैं, मेरे ख्याल में अब वो मैं इसको मुझे सोचना नहीं, होगा। लेकिन बहरहाल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर की अगर सवाबदीद है और वो किसी को किसी जगह डालते हैं तो ठीक है, और आपके अगर ख्याल में मेंबर एक्सेप्ट करते हैं आपके तो ख्याल में जो मौजूदा हुकूमत है जी। वो वो डिलीवरी पब्लिक को दे रही है? मैं दूसरी बहस पे दोबारा आता हूँ जो चल रहा है आजकल ईरान अमेरिका टॉक्स पे। डिलीवरी आवाम को जो चाहिए, आवाम तो बहुत देखिए, परेशान है। नहीं डिलीवरी तो इस माहौल में एक बहुत लंबा, क्या कहना चाहिए, एक दूर की कौड़ी है। डिलीवरी कैसे हो सकती है जो इस वक्त हमारी प्राइसेस हैं फ्यूल की, गैस की, और ज़िंदा रहने के लिए जो हमें ज़रूरतें हैं वो ही पूरी नहीं। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क में गैस और बिजली, पंखा, गीज़र, ये चीज़ें जो हैं, ये एक गर्म पानी का हसूल होना, और इस गर्मी के मौसम में आपको अपने जिस्म को जो अल्लाह ने ज़रूरत दी आपको उसको कूल रखना, वो ही एक लग्ज़री बन गई है। अब आप ये देख लीजिए कि जब ये चीज़ें लग्ज़री बन जाएँ तो फिर ज़ाहिर है डिलीवरी तो बहुत, और इस वक्त चूँकि अब एक जंग इस खित्ते में लड़ी जा रही है, उस जंग का के असरात अपनी जगह हैं, और अभी उसकी कोई नज़र नहीं आ रही कि वो किस सिमत जाके बैठेगी। फिर आपके बॉर्डर्स पे इंडिया है, आपके बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान से आपकी जंग जारी है, और वो भी रोज़ाना कुछ ना कुछ करते हैं, कोई ना कोई अटैक होता है किसी न किसी सिमत से। फिर उनका और मोदी का और इज़राइल का एक गठजोड़ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह, लेकिन बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस वक़्त हमारी हुकूमत को सबसे पहला काम अब इकोनॉमी पे ज़ोर देना चाहिए। वो जो हालात हैं
इसमें बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। इस शहर में मतलब हर शहर में हालात जो हैं वो ये हैं कि लोगों का रोज़गार ख़त्म हो रहा है, जीने की कॉस्ट बढ़ रही है, और उसको काउंटर करने का हमारे पास फ़िलहाल अभी तक नज़र नहीं आता कोई प्लान। आपको लगता है कि सिंध गवर्नमेंट बेहतर डिलीवर कर रही है या मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत बेहतर डिलीवर कर रही देखिए मैं क्या कहूँ, हम उनके इत्तेहादी हैं। उनका अपना तरीका है गवर्नेंस का, वो तरीका ज़्यादा सोशल मीडिया पे फोकस्ड है, और वो शायद इस मामले में कोई है? वो महारत कहते भी हैं कि है। टिकटॉक की गवर्नमेंट है, ये देखिए एक बहुत से बड़ा अब ऐसे क्रिटिसिज्म आता प्लेटफॉर्म्स है। हैं, मैं खुद इस बात में इतना आई हैव मतलब मैं उसको इतना इस्तेमाल नहीं करती सोशल मीडिया, लेकिन जिसको आता है वो उसको अपने हक में इस्तेमाल करता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कौन सी हुकूमत कितना डिलीवर करिए उस मुल्क, आप उस सूबे के अवाम से पूछें, वो आपको बताएंगे। लेकिन जो हालात हैं इस वक्त, मैं नहीं समझती कि किसी भी सूबे के अवाम जो हैं वो 100% तो कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, किसी हुकूमत के साथ कोई भी मुतमईन नहीं होता। लेकिन इन हालात में मुझे ऐसे लगता है आने वाले दिनों में लोगों की जो है क़ुव्वत बर्दा, अगर ये जंग ख़त्म नहीं होती तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अगर पॉलिटिक्स में मैं आपसे पूछ पाऊँ कि बिलावल वर्सेस मरियम नवाज शरीफ, हाउ डू यू सी बोथ ऑफ नहीं, ये तो मेरा, मैं देखिए पहली बात है कि मैं इस पार्टी में बड़ी हुई हूँ, इस पार्टी का हिस्सा हूँ, इसकी अभी भी मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, और बिलावल साहब मेरे चेयरमैन हैं, और बहुत सी बातों में मैं उनको एक बहुत ज़ीरक सियासतदान इसलिए समझती हूँ क्योंकि उन्होंने थ्रू पर्सनल लॉस एंड एक छोटी उम्र से जो उन पर ज़िम्मेदारी आई, बहुत सी बातें वो हमारी तरह जैसे हम भी सीखे वो भी सीख गए। तो लिहाजा उनकी स्ट्रगल जो है मैं समझती हूँ उसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। आज भी आप देखिए कि जब पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना होता है बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पे, तो बिलावल साहब ही लड़ते हैं। अभी भी आप देख लीजिए कि जो इस जंग में पाकिस्तान को एक नुमाया मुकाम मिला मीडिएशन के हवाले से, वो मुकदमा भी बिलावल साहब ने लड़ा। इंडिया पाकिस्तान जंग के भी आप मुझसे पूछ रहे थे, जो मेरा भी उन्होंने ख़ासा हिरासा मुझे किया था भारत ने। आपका लेकिन फ़ोन तो हैक कर लिया था भारत देखिए ने? फ़ोन हैक तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने मेरा नंबर जो है, कि मैंने एक तकरीर की थी क्योंकि जंग का माहौल था, ज़ाहिर है हमारे ऊपर लश्कर कशी की हुई थी, तो मैंने एक तकरीर की और मैं उस तकरीर पे आज भी खड़ी हुई हूँ कि भारत में आज आप देखिए रोज़ाना के हिसाब से जो मंदिर और जो मस्जिदें गिराई जा रही हैं, चर्चेज़ गिराए जा रहे हैं। कल उनका एक सीएम जो योगी ना, क्या नाम है उसका, योगी नाथ है या जो भी, उसने कल अपनी तकरीर में कहा है, इलेक्टोरल स्पीच में कहा है कि इस यूपी में किसी सड़क पर एक मुसलमान आपको नमाज़ पढ़ते नहीं नज़र आएगा। तो लिहाजा मैंने ये स्पीच में अपनी कहा पार्लियामेंट में कि उस वक़्त जंग हो रही थी और पार्लियामेंट का सेशन था, और मैंने कहा, और मैं इसको वैसे भी मानती हूँ, ऑन करती हूँ, कि जो एक वक्त आएगा कि जो बाबरी मस्जिद है उसकी ईंट जो है वो पिंडी का एक आम सिपाही रखेगा और उसमें अजान हमारी फ़ौज के सिपहसालार देंगे, पहली अजान। अब ये इसका जो वक्त अभी भी आ सकता है, बिल्कुल आ फील्ड सकता है। मार्शल आसिम मुनीर आपको साहब के याद दौर में आप भी। देखिए, हम उस वक़्त जिस वक़्त ये गिराई गई बाबरी मस्जिद, शहीद की गई, वो एक बड़ा आइकॉनिक लम्हा है इस दुनिया में। जो कुछ ऐसे लम्हे हैं ना, जैसे बहुत से लम्हे हैं, वो चीन की एक बड़ी तस्वीर है, एक फ़ौजी को फूल देते हुए तस्वीर है, टैंक के अंदर गुलाब की तस्वीर है, फिर चाइना का वो जो स्क्वायर है उधर की तस्वीर। देखें कुछ चीज़ें आइकॉनिक है ना, जो दीवारें बर्लिन के गिरने की तस्वीरें, इसी तरह ये बड़ी एक लोगों के दिमाग पर एक ये वो छपी हुई है तस्वीर कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद को और इन्होंने आप गिराया था। होपफुल हैं कि ये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों ना हो। इस बात की कोई जो है सबूत नहीं था कि वहाँ कभी कोई मंदिर था, और इसी बेसिस पर आज तक जो है वो भारत में यही हो रहा है। अब मैं ये नहीं कहती थी कि वहाँ एक बड़ी, हमारे जितने मुसलमान हैं वो अपनी हकूक़ की जंग लड़ सकते हैं, लेकिन जब वो हम पे हमला करते हैं, देखिए आज ईरान के साथ पूरा आलम इस्लाम खड़ा हुआ है, क्यों? इसलिए कि मुसलमान हैं, चाहे हम कुछ भी कहें, लेकिन हमारा एक अपना
तशख़्ख़ुस है ना मज़हब के हवाले से। लेकिन वैसे भी कहीं भी किसी भी मज़हब पे अगर ज़ुल्म होता है, हमें बोलना चाहिए। इंडिया में आपने देखा आईडीएफ के सोल्जर ने एक ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्मे को हथौड़े मारे, तो हम उसके भी ख़िलाफ़ हैं। अगर हिंदुओं के साथ कहीं यहाँ ज़ुल्म होता है तो हम उसके भी ख़िलाफ़ हैं। लेकिन वो बात मैं उस पे कायम हूँ, लेकिन उसके बदले में वो बिल्कुल पागल हो गए। जो रिएक्शन मुझे नहीं समझ आया कि क्यों इतना आया, और उसके बाद उन्होंने मुझे टारगेट करके, आपको पता है, कोई आर्टिकल्स लिख के कुछ अ, कुछ अपने प्रोग्राम्स जो उनके इंतहाई ज़हरीले होते हैं, वहाँ आपके हमारे टीवी जैसे ना चैनल्स पे गेस्ट और होते हैं ना सारे जर्नलिस्ट होते हैं, आपकी सारी प्रोफाइलिंग आ गई, मैं अभी देख रहा था आ गई। सारी और गूगल उसके में। बाद उन्होंने मुझे जो है ख़ासा हिरासा किया। हिरासा इन द सेंस कि 1 मिनट में कोई जो है 200-300 कॉलें, धमकियाँ, गालियाँ, जो उनका काम है, जो एक बुज़दिल दुश्मन करता है। और वो उन्होंने कई दिन आज तक जारी है कि मैं अक्सर कभी ना कभी ऐसी बातें आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल बात ये है कि उस वक़्त मुझे जो सबक मिला कि हमें इस किस्म के साइबर अटैक से, अगर जैसे हमें टारगेट करते हैं, आपकी कोई बात नापसंद आती है, आपको करते हैं, तो हमारे पास क्या मैकेनिज़्म है कि हम उससे बचें। बहरहाल उस वक़्त तो जंग थी, मैंने अपना व्हाट्सएप वगैरह डिलीट कर दिया। और लेकिन एक सबक है। लेकिन मैं आज भी कहती हूँ कि वो वक़्त ज़रूर आएगा। जो चीज़ जहाँ तारीख़ी एक नाइंसाफ़ी हुई है, उस नाइंसाफ़ी को जो है उसका पलटना जो है और वापस उसका नाइंसाफ़ी का इज़ाला बहुत ज़रूरी है। और बाबरी मस्जिद का गिरना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी। वो एक तारीख़ी मस्जिद थी, उसको बन के उससे कई सौ साल हो चुके थे। किसी ने कभी उस पर ये क्लेम नहीं किया था कि वहाँ कोई मंदिर था। आज तो वो ये भी कहते हैं कि ताजमहल के नीचे मंदिर है। लिहाजा ये जवाज़ बनाकर आप कई-कई सौ पुरानी जो है मस्जिदों को और जो है इमारतों को गिरा दें, तो लोग तो बोलेंगे, और हमें उनसे क्या लेना है? हम बोलेंगे, हमारा वो क्या बिगाड़ सकते हैं? आपकी ये हेडलाइन बन जाएंगी इंडियन मीडिया में कि आप मेंबर पार्लियामेंट हैं और एक मैं मेंबर सियास पार्लियामेंट हूँ, लेकिन मैं ये तो नहीं कहती कि यहाँ कोई चर्च में नहीं जा सकता, पाकिस्तान की सड़कों पे कोई अपनी इबादत नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सड़कों पे सब फ्री हैं अपने मज़हबी अकायद को फ़ॉलो करने के लिए। और आपने देखा कि अगर कभी कहीं ज़्यादती हुई, तो जो पाकिस्तान के उस जिस भी वक़्त ज़्यादती हुई, जो आला तरीन जो उस वक़्त के लीडरान और ओहदेदारान थे, उन सब ने उसकी मज़म्मत की और ख़ुद जो है जाकर अज़ाला किया। लिहाजा मैं मेंबर पार्लियामेंट ज़रूर हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँ कि इस तरीके से आप ज़्यादती करते जाएँ। यहाँ उन्होंने जो किया और जो झूठ बोले, जो वो छोटे-छोटे बच्चे शहीद, आपको याद है? वो एक बड़ा मासूम और प्यारा बच्चा था जो अपनी माँ के हाथ में, वो एक हमारे फ़ौजी भाई का ही बच्चा था छोटा-सा जो शहीद हुआ। तो क्या हम वो सब भूल जाएँगे? नहीं, हम नहीं भूल मैडम, सकते। मैं अगर सेनेटर पुलवाशा से ये पूछूं कि आप 2008 के बाद से मेंबर पार्लियामेंट हैं, इम्पॉर्टेंट रोल में काम कर रही हैं, ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में, मैं फोकस कर रहा हूँ पार्लियामेंटेरियन और पॉलिटिक्स में, जो ख़वातीन हैं, सियासत करना कितना मुश्किल हो गया है? देखिए, पहले तो कोई मुश्किल सच मुश्किल ये था कि भई ख़वातीन के पास ज़ाहिर है इतनी लेवरेज, आम ख़वातीन के पास, वो ख़वातीन नहीं जो कोई बहुत एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी से ताल्लुक़ रखती हैं, या उनके शोहर और उनके वालिदैन जो हैं वो कोई बड़े जागीरदार हैं, वो एक अलग गेम है। लेकिन जो आम ख़वातीन हैं उनके लिए ज़ाहिर है इलेक्शंस लड़ना मतलब इट्स ज़ाहिर पैसा एक चाहिए, एक इन्फ्लुएंस चाहिए है, एक मुश्किल काम था। वो मुश्किलात अपनी जगह थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जितनी, कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जितनी ख़वातीन ने जो अब तो वो उम्र रसीदा हो गई, लेकिन जो उनकी कहानियाँ, उन पर तो बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनती हैं। उनके सामने तो जोन ऑफ आर्क भी जो है शायद वो फीकी पड़ जाए। जिस तरह लोगों के भाइयों ने वो किले, उन लोग फांसियाँ ली, किले उन्होंने जो हैं काटे। किले की जो उस वक़्त हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारे होश की उसकी बात नहीं है, लेकिन जो कहानियाँ हमने सुनी है ज़ियाउल हक़ के मज़ालिम की, वो तो ऐसी हैं कि छोटे-छोटे बच्चों के साथ जो है हमारी एक शाहिदा जबीन है, जिनके भाई की फांसी उनको हुई। सारी ज़िंदगी वो आज खातून अपनी उम्र को पहुँच चुकी हैं, लेकिन वो आज भी वो एक एक्टिव वर्कर हैं। इस तरह बहुत से ख़वातीन और मर्द ऐसे हैं। और
मैं समझती हूँ कि वो मुश्किलात थी, लेकिन हमारी बड़ा एक्टिव रोल रहा है। लेकिन अब मुश्किल और है। अब मुश्किल ये है जो हम बात कर रहे हैं, अब मुश्किल औरतों के किरदारों पे बात करना है। अब औरतों को दबाने के लिए उनको उनके बारे में ऐसी बात करना कि जिससे वो घबरा जाएँ, अननर्व हो जाएँ, उनकी ज़ातियात को सामने लाना। और इस पे मैंने वैसे एक बिल भी फ्लोट किया हुआ है, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन अभी में। मुश्किल जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एल्ड्री हैं, वो इतने सालों से जेल में हैं। आलिया हमज़ा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और भी ख़वातीन हैं, बिलखसूस बुशरा बीबी जो हैं, उनको भी कई साल हो गए हैं। तो आप नहीं समझती एज ए सियासतदान कि ये चीज़ कम से कम विमेन राइट की बात? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात को अच्छा नहीं समझती कि वो मुश्किल में हो तो उसके ऊपर मज़ीद वार किए जाएँ। लेकिन आप मुझे ये बताएँ, एक सियासी रोल है और एक ये रोल है। सियासी रोल एक अलग रोल है, उसमें आपको ज़ाहिर है बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो हमारे मुल्क की सियासत का रिवाज है। लेकिन एक और रोल है, देखिए जो कुछ भी हुआ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा पर्सनल नुकसान और किसी ने नहीं उठाई। लेकिन कभी हमारी लीडरशिप ने हमें ऐसे कामों पर ना उकसाया, और ना किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ने कोड़े ज़रूर खाए होंगे, लेकिन कोड़े पकड़ के कोड़े मारने वालों को नहीं मारे होंगे। हालांकि वो मार भी सकते थे। अपने आप को आग लगाई, दूसरे को नहीं लगाई। लिहाजा देखिए, मैं ये समझती हूँ बुशरा बीबी की जो ज़ातियात हैं और उनकी जो एक पर्सनल लाइफ है, चाहे वो हो या कोई और ख़ातून हो, वो मैं उसको ज़ेर बहस लाके औरतों को यानी कि उनको नर्वस करना, उनकी बेइज्जती करना, उनको दबाने की कोशिश करना, ये एक इंटायरली जो है गलत और घटिया फ़ेल है, जिसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से भी सख्त वईद है। और ये हिस्ट्री में होता रहे। लोगों ने बड़ी बड़ी हस्तियों पे इल्ज़ाम लगाए, हम तो कुछ है नहीं। लेकिन जो पॉलिटिकल रोल है उसकी और जो है ना रेमिफिकेशंस भी हैं, उसकी और मसाइल हैं। मैं उस जो 9 मई वाला वाक़या है, उसी के नतीजे में ये सब हुआ। तो मैं समझती हूँ कि अब इस पर कोई 9 मई जो है उसका होना ही एक बहुत अफ़सोसनाक वाक़या था। जिन्ना साहब का घर जल जाना, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? एक तो आपको याद होगा ज़ियारत में टेररिस्ट्स ने, दहशतगर्दों ने ज़ियारत रेज़िडेंसी को जलाया, तो हमारे दिल पे क्या गुज़री? और अब लाहौर में ये हुआ। तो लिहाजा सियासी जमातों को अपने रोल्स को डिफ़ाइन करना चाहिए, और सियासी कारकुन जो हैं उनको भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ एक रेड लाइन है। जैसे आपको और हमें रेड लाइन्स का तो पता है। आपके ख्याल में समहाउ ये जस्टिफाई है जो जेल देखिए, में? मैं इसको नहीं कहती कि जस्टिफाई है या नहीं है, लेकिन उनकी जो एक अब मैं उस वक़्त की जो याद करती हूँ, अभी इतनी पुरानी बात नहीं हुई। लेकिन बहरहाल वो एक अच्छा प्लान नहीं था जो कि किया गया, बनाया गया। वो एक बहुत काला बाप था, और उसकी वजह से उसने जैसे ऊपर से आप एक पत्थर लुढ़काएँ ना, एक पहाड़ से पत्थर लुढ़का दें, तो वो जब नीचे आता है लुढ़कता हुआ, तो वो स्पीड भी बहुत, उसकी रफ्तार भी वो अपनी अभी मैं तेज़ एक करता क्लिप है, और भी देख और रहा था। अपने साथ बहुत सा खसो-खशाक मैं ले चाहता हूँ जाता कि है। आपके कमेंट लूँ उस पे। मैं देख रहा था कुछ पीटीआई की जो लीडरशिप जब लाहौर में गई थी, नए चीफ मिनिस्टर बने थे सुहेल खान अफरीदी, उनके साथ जो साथी थे उनके, उन्होंने रिमार्क्स पास किए थे उस वक्त की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ के हवाले से। आई डोंट वांट टू रिपीट इट बिकॉज ये तो पब्लिक ज़रा डोमेन। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, इस मुल्क में जब से हमारा सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन उसके साथ इसका दूसरा एंगल ये है कि हर चीज़ सामने आ जाती है, वो भी एक बड़ी घटिया सोच है। क्या आप, मैं आपको यही कह रही हूँ कि और चाहे मरियम नवाज़ साहिबा हों, चाहे बुशरा बीबी हों, नहीं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कितना कुछ सहना पड़ा। बीबी शहीद के बारे में क्या-क्या कुछ नहीं कहा गया। तो आज शायद उनको एहसास होता हो कि उस वक़्त तो सोशल मीडिया इतना नहीं था, लेकिन जो वो कर रहे थे वो गलत था, और इंतहाई गलत था। लेकिन बहरहाल उस वो वाक़या, वैसे जैसे बहुत से मतलब नाखुशगवार और ऐसे वाक़यात हैं जो आपकी हिस्ट्री से निकल ही जाएँ, तो अच्छा वो भी ऐसा ही वाक़या था। ना उनको कहना चाहिए था कि आप चर्च लेके आए हैं, वो भी एक मेहमान नवाज़ी, आपकी बेसिक इक़दार, पंजाब की इक़दार, पख्तूनख्वा की इक़दार, हाँ, बहैसियत मुसलमान इक़दार, वो भी अच्छी, उसकी सबकी जो नफ़ी थी। उसमें बुखारी ने बात की और थी, जो राइट? उन्होंने कहा वो तो ज़ाहिर है वो भी बहुत, किसी ख़ातून की इस्मत पे इल्ज़ाम लगाने से बड़ा वैसे भी गुनाह कोई नहीं है। तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि दोनों ही तरफ से
मैं इस पर एक बिल ला रही हूँ कि औरतों की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको इस तरीके से इसमें तो काफ़ी मैडम साहब अभी भी एक रिसेंटली बिल पास हुआ है जिसमें वो थोड़ी सी भी अगर हस्बैंड बात कर ले तो उसको देखिए सज़ा वो हो अलग सकती है। बात है, वो हस्बैंड और वाइफ के मामलात अलग पाकिस्तान हैं। में कानून साजी तो देखिए बहुत है, हाँ अमल हाँ, दरामद की हस्बैंड और बात है। वाइफ के मामलात आई डू नॉट थिंक कैन बी इनकम्पस्ड इन अ बिल अनलेस के कोई मतलब ज़ाहिर है कोई मार कुटाई हो या कोई तशद्दुद हो। लेकिन उसके अलावा जो हम जैसे मैं चाहूँ तो अभी बैठ के किसी भी औरत के बारे में कोई आप चाहें तो चूँकि आप मर्द हैं किसी को भी कुछ कह दें, ये नहीं हो सकता। पब्लिक डिबेट में, पब्लिक आपकी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, आपकी सियासी बातचीत में कैसे आप किसी औरत की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात कर सकते हैं? मैं इसको टारगेट करना चाहती हूँ। मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं करी, आप मैं पॉलिटिकल वायलेंस जो औरतों पे किया जाता है उसकी बात कर रही हूँ। और ये नहीं सबसे बड़ा हर्डल आपने पूछा ना आज क्या मामला है, ये सबसे बड़ा तो ये हथियार है इन्होंने और इस मुल्क में उसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे नहीं, आप तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वैसे आपको ये इस्तेकाक हासिल है कि कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं किसी भी लेकिन मेंबर क्यों हो, पार्लियामेंट। देखें मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मेरे पास एक इस्तेकाक की कमेटी है और मैं उसमें जा, लेकिन इसके अलावा आप देख लीजिए औरतें ब्यूरोक्रेसी में काम नहीं करती, औरतें दीगर शोबों में काम नहीं करती, हर जगह तो काम करती हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी क्यों ऐसी आपको दिलचस्प लगती है कि किसी की अगर कोई बात आपकी चाहे वो सच हो ना हो आप उनके उसको उनकी इज्जत तार तार कर दें, क्यों? दिस इज़ ऑल्सो इसी अगर पर तो ये अगर रेप एक गुनाह अजीम है तो ये भी गुनाह अजीम है क्योंकि इसकी खुदा ने भी मनाही की हुई है। इसी पर बहस हम जब कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, पिछले 2 दिन से एक ट्रेंड है। अदाकारा मीरा जो पाकिस्तान की बेहतरीन एक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं, उनके 3-4 इंटरव्यूज़ किए कुछ सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने, कुछ जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन्स हैं, इसमें बहुत ही मायूब क्वेश्चन सामने आए, उनके क्लिप्स बड़े वायरल हुए। आपके मैं कमेंट चाहूँगा इस पे, आप कैसा देखती हैं? देखिए जो मैं तो ये देखती हूँ कि मैं किसी का ना एक आपके सहाफ़ी हैं उन्होंने एक ट्वीट लिखी थी, मेरी नज़र से गुजरी और मुझे वो बड़ी दिलचस्प लगी। देखिए वो अदाकारा की हर वक्त आप उन मतलब एक वो ऐसी हैं जब आप उनको उनकी कभी अंग्रेज़ी पे बात करने लग पड़ते हैं, कभी उनकी उम्र का उनका हमेशा से एक तमस्खर सा उड़ाया जाना जो है सोशल मीडिया पे कॉमन हुआ था। लेकिन वो जो सहाफ़ी हैं आपके उन्होंने लिखा हुआ था कि चंद लम्हों में जो इज़्ज़त उनको अल्लाह ताला ने दी तो इससे लगता है ज़रूर अल्लाह के करीब होंगी या अल्लाह को पसंद होंगी। लिहाजा ये हम नहीं कह सकते कौन सा शख्स इसका हम बड़ा तमस्खर उड़ाते हैं या कौन सी खातून या कौन सा मर्द जिसको हम इस काबिल नहीं समझते वो अल्लाह ताला के हाँ किस रुतबे पे फाइज है। और मैं ये समझती हूँ कि फ़रिश्ता कोई नहीं है और हम कोई नहीं है किसी की ज़िंदगी के बारे में बात करने वाले। लेकिन मैं खुद भी बड़ी हैरान हुई कि जिस तरीके से अदाकारा मीरा ने उसको हैंडल किया। एक तो सवाल उनसे उनकी अंग्रेज़ी में भी किया गया और उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे गलती हो सकती है, मैं तो उर्दू की स्क्रिप्ट में भी गलतियाँ हो जाती हैं, मैं पढ़ लेती हूँ। तो मुझे उनका जो इस तमाम कंट्रोवर्सी में उनका ख़त जो है बहुत बुलंद लगा और मैं इस बात की ख्वाहा हूँ कि अगर मुझे कभी वक़्त मिले तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँ। क्योंकि वो एक मेरे ख़्याल में एक विक्टिम है ऑफ मड स्लिंगिंग और रिडिक्यूल मज़ाक बनाना, उनको एक तमस्खर बनाने का निशाना इस हमारे मुल्क में बनाया गया है काफ़ी सालों से। लेकिन वो सबसे बहुत बुलंद होकर एक बड़ी निखरी हुई शख्सियत निकली हैं। तो इस सब में से उनकी एक जो शख्सियत है वो उभर के सामने आई है और ये बात जो आपके एक साथी एंकर है उन्होंने लिखी, तो मुझे उनकी बात से इत्तेफ़ाक है कि वाक़ई शायद वो सारे साल जो उन्होंने ये तमस्कर-शमस्कर बर्दाश्त की, अल्लाह ने एक ही चंद लम्हों में उसको उनका ज़ाला हो गया। मैडम आपको लगता है कि अगर आपको कोई किसी लाइटर नोट पे हम कुछ चाहते हैं कि इतना संजीदा प्रोग्राम जा रहा है, थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन शायद आप से महज़ूज़ होना चाहें, आपको अगर किसी मूवी में मौका मिलता है काम करने का तो कौन-सा रोल आप प्ले करना चाहेंगे? पहली बात तो उस मूवी कि कामयाब होने का चांस मुझे नहीं लगता क्या होगा क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड बातें तो कर ही नहीं सकती। आज तक मैंने कभी स्क्रिप्टेड बात की नहीं। सोचती कुछ हूँ कि आज मैंने ये बोलना है लेकिन जब मैं बोलने लगती हूँ तो वो मैं कहीं की कहीं चली जाती हूँ। तो देखिए मैं समझती हूँ कि मुज़ाहमत के रोल अच्छे हैं। इस दुनिया में वही कामयाब रहे जिन्होंने मुज़ाहमत की, बिला वजह नहीं लेकिन ज़ुल्म के ख़िलाफ़।
तो जो हमें भी यही एक वैसे भी मज़ाहमती लोग इस दुनिया में, चाहे हज़रत इमाम हुसैन हो, चाहे कोई ची गुवेरा हो, चाहे कोई हो, मुज़ाहमत से लोग जो है वो आगे बढ़े हैं। आपके अपने सब कॉन्टिनेंट में देख लें, बरे सग़ीर में बहुत से ऐसे मुज़ाहमती किरदार हैं जिनका नाम बहुत आगे है, और उनके मुकाबले पे जो सियासी किरदार थे वो उस हद तक नहीं पहुंच सके जहां तक वो गए, ये मुज़ाहमत की वजह से पहुंचे। जैसे भगत सिंह है, आज भी भगत सिंह का नाम जो है बड़ा एहतराम से लिया जाता है बरे सग़ीर में। उसके मुकाबले पे उनके अपने मुल्क में शायद गांधी का नाम उस लेवल पे नहीं पहुंचा। तो मुज़ाहमत एक अच्छा किरदार है, अगर कभी हुआ तो कोई मुज़ाहमती किरदार मैं अच्छा कर सकती हूँ, बाकी चापलूसी का किरदार मैं नहीं कर सकती। मुझे थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ कि जब आप यूनिवर्सिटी से फ्री हुई, सियासत में कैसे आना हुआ, थोड़ा सा वो अगर याद कर पाएँ आप। देखिए, ये तो अब बिल्कुल ही एक, मैं अगर इफ़ आई गो इनटू रेट्रोस्पेक्ट, या मैं पुरानी अब मैं इसको देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि बस ये किस्मत का खेल होता है। किसी को किसी तरफ जाना होता है, लेकिन धक्का मार के किसी तरफ भेज दिया जाता है। तो हम सोचते कुछ और है कि हमने ये बनना है, लेकिन हमें बना कुछ और दिया जाता है। और जो बनाने वाला है उसने मुझे इस बात का एक बड़ा ये यकीन है कि हर आदमी का एक इस दुनिया में आने का मकसद है, और वो जिस तरफ आपको धक्का लगता है ना, यानी आप सीधे जा रहे हैं और आपको धक्का लगा के इस तरफ भेज दिया गया, तो इसी सिमत में आपसे कोई काम लिया जाना है। तो हम सब का जो जहाँ आज हम हैं, इसके पीछे हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, ना मेरी कोई प्लानिंग थी। ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ है, किस्मत का खेल है। और अब चूँकि हम यहाँ हैं, तो ज़ाहिर है जो काम कहा गया है, जो दिया गया है, उसको थोड़ी बहुत ईमानदारी से करना हमारा फ़र्ज़ है। 100% ईमानदारी हम नहीं कर सकते, हम फरिश्ते नहीं हैं। लेकिन चलो 10 पैसे की कोई आप बात कभी हद सियासतदान ही सोच बनना नहीं। चाहती थी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ये सब एक कुछ समझ नहीं आया कैसे हो गया। डॉक्टर बनना था? नहीं, डॉक्टर भी मैं नहीं बनना चाहती थी। लेकिन बहरहाल ये मैंने नहीं सोचा था। मैं कुछ और किसी और सिमत जाना चाहती थी, वो सिमत मेरे लिए बनी नहीं थी। उस सिमत में भी मुझे यही किरदार अदा करना स्क्रिप्टेड किरदार अदा करना पड़ना था। तो शायद अल्लाह ने मेरी के अंदर ये चीज़ देख ली कि मैं इतनी ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकती। तो फिर अल्लाह ने मुझे कम से कम तकरीर करने का, और ये ज़बान जो है ये तो मेरी है ना, मुझे वैसे कोई और तरीक़ों से तो रोक सकता है, लेकिन ज़बान तो और नहीं रोक स्पोकन सकता। होने की वजह से काफ़ी आपको तकलीफ़ भी उठाना पड़ती है। मुझे कोई एक वाक़या अगर सुना है? देखिए, आउटस्पोकन है, आपको कहा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत से तज़ादा वो से कंट्रोवर्सी से दूर रहूँ। लेकिन कई दफ़ा आपके गले जब लड़ाई गले पड़ जाती है तो फिर लड़ना होता है। ये नहीं होता कि आप घर आएँ, जो कहते हैं ना चपेट जो है वो घर आगे आके आता है ना, वो अपने मुँह पे मार लेनी चाहिए। अगर आपसे ज़्यादती नहीं हुई तो फिर आपको लड़ना चाहिए। अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपको उसको रेज़िस्ट करना चाहिए। यही हमें अल्लाह ने सिखाया है, इस्लाम ने सिखाया है। आखिरी खुतबे में भी है, डू नॉट बी ओप्रेस एंड डू नॉट ओप्रेस, ना किसी पे जुल्म करो और ना जुल्म का निशाना बनो। तो क्यों जुल्म का निशाना बना जाए? अगर आपसे गलती है तो इसी तरह आपके अंदर भी इतना अल्लाह ताला की तरफ से, और आपके अंदर इतना मवाद होना चाहिए कि आप अपनी गलती मानकर उससे माफ़ी मांग लें। और मैडम, बहुत एक आई स्टिल रिमेंबर 18/11/2019 को मैंने एक चीज़ रिपोर्ट की थी। मैं चाहता हूँ कि आप, आज एक मौका है, अगर आप शेयर करना चाहें। दिस इज़ समथिंग पर्सनल, बट मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड पे है। 2019 में कोई आप थोड़ा सा बता सकें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, नहीं, देखिए, शादी के पर्सनल बारे में। लाइफ मेरी जो है वो मैं पर्सनली रखती हूँ। और कि शादी कैसे हुई, थोड़ा सा बच्चा क्या है? देखिए, बच्चा तो मेरा छोटा है, हाँ। एंड ही इज़ अ वेरी सब हर माँ को अच्छा लगता है, तो ज़ाहिर है मुझे भी प्यारा ही लगता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो इस दुनिया में कोई ऐसा काम कर जाए जहाँ हमारी ब्रेक लगती है तो वो उससे आगे निकले। जी। हर माँ चाहती है, हर सब वालिदैन की यही ख्वाहिश मेरे है। लिए यूनिक मोमेंट है शायद मेरे 20 साल करियर में। मैंने नहीं देखा, ना पढ़ा है, ना सुना है कि कोई साबिक DGIS की वाइफ को मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ या कोई कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, मैं इस पे नहीं बोल सकती। एब्सोल्युटली, लेट्स मूव मेरा ऑन। जो अपना एक तशख़्ख़ुस है, उस पे बात कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। उसके बाद थोड़ा सा मैडम, मेरे ख्याल में हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं कि
आप कौन सी बुक्स पढ़ती हैं? थोड़ा सा बताइए कि आप देख रही हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म बन जाएंगे? बुक्स और बिलावल तो ज़रा दो मुख्तलिफ सिमतों में हम बात लेके जा रहे हैं। बिलावल साहब देखिए हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं और उनके लिए वज़ीर आज़म बनना कोई ऐसी नामुमकिनात नहीं है। इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा वो रह चुके हैं, जो कि मेरे ख़्याल में दूसरी तीसरी इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है वज़ीर आज़म के बाद, और उससे चंद ही कदम दूर वज़ीर आज़म का ओहदा होता है। बहुत से मामलात में वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म से ज़्यादा हसास नौइयत के काम करता है। तो ये फ्यूचर के वज़ीर आज़म हैं, राइट? बिल्कुल आप समझती हैं? मैं समझती जो उनके अंदर सलाहियतें हैं वो फ़िलहाल जो उनके कंटेम्प्रेरीज़ हैं, जो उनके आसपास लोग हैं, उनसे बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें कोई मज़ायका नहीं कि कल को वो इस सीट पर बैठ जाएं। और अल्लाह ने उनको बात करने का बड़ा हुनर दिया है। जैसे आप ये देखिए हज़रत मूसा जब को अल्लाह ताला ने भेजा था, अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, फ़िरौन के पास, तो उन्होंने अल्लाह से ही दुआ की थी मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, क्योंकि ज़बान से कन्विंसिंग की जो ताकत है वो एक बड़ी ताकत है, और वो ताकत उनके पास है। वो अच्छे मुकर्रर हैं, वो पाकिस्तान का मुकदमा अच्छा पेश कर सकते हैं। उनकी ज़ात में एक पर्सनल उन्होंने नुकसान उठाए हुए हैं, तो उससे उनकी ज़ात उभर के एक जो पीपल्स पार्टी का एक लेजेंडरी एक कैरेक्टर होता है, जहाँ दुख ज़ाती जो है अपनी ख़ानदानी नुकसान, ये सब कुछ साथ मिलकर बिलावल साहब की शख्सियत जो है, मैं समझती हूँ उनके जो आसपास कंटेम्प्रेरीज़ हैं उससे बहुत मुनफरिद और मुख्तलिफ है। आप लोग बैठे होते होंगे, ज़रूर ये लाइटर नोट पे डिस्कशन होती होगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इज़ अराउंड 39 ईयर ओल्ड नाउ, आई थिंक 38 39, शादी कब होगी? देखिए उनकी ज़ाती, एक जैसे मैं आपको कैसे मेरी ज़ाती ज़िंदगी, तो ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। बहुत से लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से लेट शादी करते हैं। इसमें ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जिनकी शादी, बल्कि मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत से लीडर तो कहते रहे हमारी शादी हमारे मकसद से हुई है। बहुत से लीडर्स ने शादी को कभी कंसिडर ही नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही कि बिलावल साहब को मैं उस कैटेगरी में रख रही हूँ कि वो कंसिडर करें ना करें, उनकी मर्ज़ी है, वो एक आज़ाद मंच इंसान है, और जब उनका दिल चाहेगा वो जिस मर्ज़ी से चाहें शादी कर लेंगे। लेकिन बड़े मकासद के लिए जो लोग बड़े मकासद में पड़ जाते हैं, फिर वो उनकी लाइफ जो है वो आम लोगों से ज़रा हट के हो जाती है। तो फिर ये जो दुनियावी बंधन है शायद उनके लिए इतने एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मतलब वो नहीं रखते। मुझे बता रहे थे कि बिलावल साहब पहले वज़ीर आज़म बनेंगे और वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जो शादी भी करना चाहेंगे उस वक्त, वज़ीर उनकी आज़म मर्ज़ी बनने है, के बाद। इसमें क्या ऐसी बात है? लेकिन शादी इतना बड़ा इशू क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आती। नहीं शादी ये हर दुनिया आदमी शादी करता है, अक्सर लोग करते हैं, कुछ नहीं भी करते। तो ये शादी कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। पता नहीं हमारे किस्म के जो मुआशरे हैं उसमें नहीं, ज़ाहिर क्यों है, हम ऐसी शादी 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 करके एक क्या हाई होगा और जो है प्रोफाइल ना करके क्या पर्सनैलिटी होगा। हैं और सारे आपकी फॉलोइंग है आप लोगों की, पाकिस्तान पीपल्स देखिए पार्टी की मैं करोड़ों समझती में। हूँ, और मेरे ख्याल में मैंने उनसे कभी उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे मेरा मकसद नहीं है बात करने का, और मतलब नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्या है, दो चंद लफ्ज़ हैं, एक कमिटमेंट है, एक आदमी और एक औरत की कमिटमेंट है। तो ठीक है, वो करना चाहे तो कर लें, नहीं करना चाहे कोई तो उसकी शादी अपने मकसद से भी तो किसी की शादी होती है ना। इस पर हम पता नहीं क्यों एक ऐसा सवाल है जो आपके हम हर एक से करना लेट्स चाहते हैं। मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। इमरान खान को बाहर आना चाहिए जेल से? देखिए मैं इस मामले में क्या कह सकती हूँ, इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, इवेंचुअली तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन अब मुझे इनके हक़ाइक़ का कोई पता नहीं कि वो क्या चाह रहे हैं। उनकी पार्टी इस वक़्त कौन इंचार्ज है, कौन उनसे बात करता है, हमें इस और वैसे भी देखिए इस मुल्क में हमेशा पहिया ज़ाहिर है गोल घूम के उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से शुरू हुआ होता है। तो अ, उन्होंने भी शायद अपने दौरे हुकूमत में कुछ ऐसी गलतियाँ उनसे हुई, अपने सियासी उस वक़्त उन्हें ख़्याल नहीं आया, जो उनके सियासी मुखालिफ थे उन्हें अंदर रखना अच्छा लगता था। उन्हें जैसे फ़रियाल तालपुर साहिबा को उन्होंने ईद की रात को पकड़ के जेल भेज दिया, ना भी भेजते तो क्या हर्ज था। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना जब हम करते हैं, हमें उसका एहसास नहीं रहता कि इनके रिपरकशंस हैं। और ज़ाहिर है इस मुल्क की सियासत का ये एक अजीब सा रवैया है
तर्ज़ है कि यहाँ आज के हीरो कल के ज़ीरो हो जाते हैं, और जो इस मुल्क में किसी बड़े मुकाम पे पहुँचता है पिछले कई सालों में, तो उसको जाते वक़्त जो जिस किस्म का उसके साथ सलूक किया जाता है, स्पेशली सोशल मीडिया पे आने के, वो भी बड़ा अफ़सोसनाक है। उससे तो लगता है किसी को इस मुल्क में किसी बड़े ओहदे पे आने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि जब वो जाने लगता है, तो उसके साथ जो होता है और उस जाने के फ़ौरन बाद जो उसके साथ होता है, वो भी एक कहानी है। तो लिहाज़ा ये बात तो उन्हें भी सोचनी चाहिए थी कि मतलब दरगुज़र और ये आज तक कुछ साबित तो हो नहीं सका। वो जो कई सौ अरब आने थे, वो भी ना आए, और शायद उनके जो आस-पास लोग थे, उन्होंने उनको इस बात पर कन्विंस किया कि वो इसी तरीके से पॉपुलैरिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो जो इस मुल्क में तो यही रिवाज है, इसको कहीं ना कहीं शायद आके कभी टूट जाए, लेकिन पॉलिटिकली तो इसी तरह है कि जैसे शायद गिलानी साहब ने कहा था कि यहाँ से डडियाला का प्राइम मिनिस्टर हाउस से रास्ता बहुत थोड़ा है। आपको लगता है कि जाते-जाते अगर आप एज़ अ सियासतदान और एक्सपर्ट भी हैं आप फॉरेन अफेयर्स की, कि मौजूदा जो टॉक्स हैं वो तातुल का शिकार हो गए हैं? अमेरिका और ईरान के दरमियान खित्ते की सूरत-हाल बहुत ख़राब है। अगर आप बैठती हैं इनसाइड आपके पास अगर कुछ हो, हाउ डू यू सी कि ये जो तातुल है दूर हो जाएगा आने वाले दिनों में, या देखिए, बड़ा एक तो पहले तो बात यह है कि हम बहुत सी बातों की हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी हो रही है तो बड़ी हसास बातें हैं। लेकिन देखने से ऐसे लगता है कि अमेरिका इस वक़्त एक मुश्किल में ज़रूर फँस चुका है, और अपर हैंड इस वक़्त ईरान के पास है। लेकिन ज़ाहिर है जिस किस्म की शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप की है, और जो बातें अभी सामने आ रही हैं, ऐसी-ऐसी नामुमकिनात हो रही हैं। जैसे अभी मैं देख रही थी, आपकी नज़र से भी गुज़रा होगा कि एक न्यूक्लियर उनका जो वो जनरल हैं, क्या नाम है उनका? मेरे ज़हन से नाम गुज़रा। उन्होंने खातून को बहुत सी बातें लीक की, जिसकी वीडियो आपने देखी होगी, अभी आई है। ये कभी सोचा जा सकता था? जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट्स करते हैं, और सुबह कुछ और शाम कुछ, और इस ओहदे का एक तमाशा सा बन गया, ये भी हमने कभी नहीं सोचा था। और अब ये भी किसी ने सोचा था कि ईरान अपनी तमाम तर सैंक्शंस और अपनी तमाम तर मुआशी मुश्किलात के बावजूद वो इतनी बड़ी जंग लड़ लेगा। तो ये जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला लड़ा दे ममूले को शाबाश से, तो अल्लाह ने लड़ा दिया। और इस वक़्त तक तो लगता है कि अमेरिका ख़ासा अमेरिका नहीं, अमेरिका में बहुत से अच्छे लोग हैं जिन्होंने निकल के बड़ी बात की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो इस वक़्त प्रेशर में हैं, और वो चाह रहे हैं इसमें से कोई बाहर रास्ता निकले। लेकिन अपर हैंड इस वक़्त अंदाज़ा तो ये है कि ईरान के पास है, वो एक लंबी जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमारी यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि इंसानी जानें और मुसलमानों की जानें अगर बच सकती हैं, तो वो सबसे बड़ा काम है, और जंग बंदी ही एक अच्छा इसका कंक्लूजन हो सकती है। थैंक यू वेरी मच सर, सब आप तशरीफ़ लाई, आपका बहुत शुक्रिया हम पॉडकास्ट के लिए। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू देखी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रूर इस पे फीडबैक दीजिएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।